जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर अनसाल पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 2024 का अनसाल पेपर आप लोगों का शुरू हो चुका है। और इस अनसाल पेपर में आज हम लोग देखने वाले हैं, मतलब अगर मॉडल पेपर है तो ये 5वां मॉडल पेपर है सामान्य हिंदी का कक्षा 12 का यूपी बोर्ड 2026 के लिए। ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया जा रहा है जो बार बार आए हैं या पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया जा रहा है। तो आप लोग क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आप लाभान्वित हो पाएंगे, समस्त प्रश्नों को देख पाएंगे। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं क्या है बच्चों, ये आप लोगों को बताना है इसका विधा। और विधा के साथ साथ और क्या करना है आप लोगों को, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है। क्या ये कहानी है या आत्मकथा या डायरी या फिर जीवनी। तो बच्चों जो मेरी असफलताएं हैं लोग तुरंत सोचेंगे कि आत्मकथा है, भैया अपने बारे में लिखा, लेकिन ये इनकी डायरी विधा की रचना है। और ये किसकी रचना है कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी लोग तुरंत। अगला देखते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं, राहुल सांकृत्यायन या प्रेमचंद जी या विद्यानिवास मिश्र जी या फिर नागार्जुन। तो बच्चों जो घुमक्कड़ शास्त्र है इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 1 का गा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। जैनेन्द्र कुमार ने इसमें से कौन सा उपन्यास लिखा है। इरावती है या फिर ऋतुचक्र है या फिर सुनीता है या फिर निर्मला। कौन सा है बच्चों, तो इरावती जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है, निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी का है, ऋतुचक्र आप लोगों को कमेंट में बताना है, और सुनीता किसका है तो ये जैनेन्द्र कुमार जी का है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या घ पर। घ कह रहा है कि ब्राह्मण पत्र को संपादन किया था। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेमघन जी ने, यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। तो बच्चों भारतेंदु जी ने किया था कवि वचन सुधा। कौन सा, तो कवि वचन सुधा किया था इनका संपादन। प्रताप नारायण मिश्र जी ने क्या किया था, हिंदी प्रदीप किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने। और प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था ब्राह्मण पत्रिका का संपादन। प्रेमगंज जी ने कौन सा किया था ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या अंगा। अंगा नंबर क्या कह रहा है, चिंतामणि रचना के लेखक हैं। चिंतामणि के लेखक कौन हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि विचार भी थी, ये किसका है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। और विधा कौन सी है, तो विधा है बाबू निबंध। कौन सी विधा है, निबंध है। अब प्रश्न संख्या 2 का यहाँ से शुरू होता है। 2 का क्या कह रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। कौन सी, कामायनी या वैदेही वनवास या फिर कश्मीर सुषमा या प्रेम माधुरी। तो बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। कौन सी रचना है, वैदेही वनवास है। 2 का खा देखते हैं कि सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत जी
या फिर महादेवी वर्मा जी। तो बच्चों सरोज स्मृति के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। अगला कह रहा है कि उपमान मैले हो गए हैं। उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है? त्रिलोचन शास्त्री की, या फिर नागार्जुन जी की, या मुक्ति बोध जी की, या अज्ञेय जी की? तो बच्चों उपमान मैले हो गए हैं ये है गजानन माधव मुक्ति बोध की। किसकी है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी की है। अगला कह रहा है एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी किसकी रचना है? क्या है मैथिली शरण गुप्त का है, या श्रीधर पाठक जी का है, या बाल मुकुंद का है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है? तो बच्चों जो एकांतवासी योगी है ये श्रीधर पाठक जी की रचना है। किसकी रचना है? तो श्रीधर पाठक जी की रचना है ये। अंगा नंबर कह रहा है कि हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? कौन से कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है? प्रगतिवाद को, या छायावाद, या फिर प्रयोगवाद, या नई कविता युग? तो इसमें मित्रों जो छायावाद युग है इसे ही स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या कहा गया है? विद्रोह कहा गया है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर, क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो गद्यांश देखते हैं क्या है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद, प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से इनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अब प्रश्न देखते हैं इसके नीचे क्या है। सब 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ क्या होगा बच्चों? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है इसका लेखक? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। खा नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं? कौन कौन से रूप में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद जैसे विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न इसमें क्या कह रहा है? गा नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या क्या है? देखिए ऊपर अभी रेखांकित अंश आपने देखा है। लेखक कहता है कि हमारी बाह्य संस्कृति बाह्य रूप से भले ही भिन्न हो किंतु आंतरिक रूप से एक सूत्र में बंधी हुई है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति को आत्मसात करता है और उसे उसमें आनंद की प्राप्ति भी होती है। फिर क्या है बच्चों? घा नंबर क्या कह रहा है? आंतरिक आनंद की दृष्टि से किनमें एक सूत्रता है? तो क्या है? आंतरिक आनंद की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षणों में एक सूत्रता है। जो विभिन्न रूपों में
व्यक्त होने के बावजूद एक ही आनंद भावना को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? एक ही आनंद भावना को प्रकट करते हैं। फिर अंगा नंबर कह रहा है बच्चों कि कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। मतलब कैसी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकारी होगी? उदार भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, जो विभिन्न संस्कृतियों के आनंद पक्ष को स्वीकार करती है और उनसे आनंदित होती है, जिससे राष्ट्रीय एकता और सौहार्द बढ़ता है। सौहार्द मतलब भाईचारा, ये बढ़ता है। इसके बाद में अथवा में देखते हैं, चाहे उसे करो चाहे इसे कर लेना। क्या कह रहा है? पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। मतलब जब अशोक पर फूल लगे होते हैं तो उससे देख करके मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कह रहे हो कि मुझे ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं सुंदर वस्तुओं को अपना दुर्भाग्य समझूं, इसलिए मुझे ऐसा होता है, बल्कि किस लिए? कुछ लोगों को मिलता भी है, वह बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वह लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देख करके उदास हो जाता है। फिर भी क्या कह रहे हैं कि मेरा मन इसे देख करके उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, अर्थात जो मेरे अंतर मन को जानने वाले हैं, ईश्वर हैं, वही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। फिर क्या कह रहे हैं? इसमें भी पूछ रहे हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अशोक के फूल नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। खा नंबर क्या कह रहा है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो क्या है? कुछ लोग इतने दूरदर्शी होते हैं कि जो भी वस्तु या व्यक्ति उनके सामने आता है उसके भविष्य और अंत तक की कल्पना वह कर लेते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे दूरदर्शी होते हैं कि उनके सामने जो कुछ भी आता है वह उसके भविष्य का अंत तक का कल्पना कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है? अपने बारे में गद्यांश के लेखक ने क्या कहा है बच्चों? तो चलिए देख लेते हैं। गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में कहा है कि उनकी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती है। उनकी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती है, अर्थात वह दूसरों की तरह दूरदर्शी नहीं है और उनका मन पुष्पित अशोक को देख करके उदास भी हो जाता है, जिसके कारण को वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब लेखक महोदय इस कारण को पूरी तरीके से समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है अगला, यानी घा नंबर कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। भाई इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा गया है ये गद्यांश, इस बारे में आपको बताना है। तो प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य लेखक की व्यक्तिगत भावनाओं और उनके मन की स्थिति को प्रकट करना है। लेखक की व्यक्तिगत भावनाएं क्या हैं, उसके मन स्थिति क्या है, उसके मन की स्थिति क्या है, यही प्रकट करना लेखक का इस गद्यांश का उद्देश्य है, जो पुष्पित अशोक को देख करके उदास हो जाता है और इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश भी करता है। अंगा नंबर इसमें क्या कह रहा है? अंगा नंबर कह रहा है कि अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अंतर्यामी का अर्थ होता है हृदय की बातें जानने वाला, आत्मा अर्थात या आत्मा की गहराइयों को समझने वाला। और दूरदर्शी का अर्थ क्या है? भविष्य को देखने वाला या आगे की सोच रखने वाला। इसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर।
प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो भैया देखते हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये उसी वाले पाठ से है, महादेवी वर्मा जी का है। और ये कह रहे हैं कि इस विस्तृत, इस बड़े से संसार का, मतलब इस बड़े से आसमान का कोई छोटा सा कोना भी कभी मेरा अपना नहीं है, क्योंकि बादल कहीं एक जगह स्थिर नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा आकाश जो है, संसार जो है, इसमें मेरा कहीं कोई अपना कोना नहीं है। और मेरा परिचय, मेरा इतिहास बस केवल इतना ही है कि मैं कल उभरी थी और आज मिट कर चल दी। तो इस प्रकार से ये कौन से उससे गीत इसमें इन्होंने लिखा है, और गीत के नाम से ये शीर्षक है। अब इसमें कह रहे हैं उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों गीत है, आप चाहे गीत नामक शीर्षक से लिख दो, और चाहे क्या लिख दो कि मैं नीर भरी दुख की बदली वाला शीर्षक। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से शीर्षक से है? तो गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। फिर कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कितना है? परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसकी व्याख्या यह है कि कवयित्री का जीवन इतना ही है कि कल तक जो उमड़ रहा था, अर्थात जो उसको लग रहा था कि ये मेरा अपना जीवन है, आज वो मिटने वाला है। अर्थात जीवन क्षणभंगुर है और कभी भी समाप्त हो सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगला क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न आपका गा नंबर कह रहा है कि कवयित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है? कवयित्री अपने जीवन की तुलना किससे कर रही है? तो कवयित्री अपने जीवन की तुलना विस्तृत नभ यानी आकाश के एक कोने से करती है, जो कभी भी उसका अपना नहीं हो सकता है। अर्थात जीवन अस्थिर और अनिश्चित है। फिर अगला क्या कह रहे हैं? उपर्युक्त अंश में कौन सा रस है? कौन सा रस है भैया? तो उपर्युक्त अंश में शांत रस हो सकता है या करुण रस हो सकता है, जो जीवन की क्षणभंगुरता और असुरक्षा की भावना को प्रकट करता है। क्या करता है? ये जीवन की असुरक्षा और मतलब क्षणभंगुरता की, यानी कि जीवन अस्थाई नहीं है, इसको प्रकट करता है। अंगा नंबर कह रहा है बच्चों कि ये पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है? कौन सी भावना को प्रकट करता है? तो यह पद्यांश जीवन की क्षणभंगुरता, असुरक्षा और अनिश्चितता की भावना को प्रकट करता है, जो कवयित्री के मन में है। ये उसी भावना को प्रकट कर रहा है जो कवयित्री के मन में है। और क्या कह रहे हैं? अब देखिए, चाहे इसे कीजिए चाहे अथवा वाला कीजिए, एक काम करिए सभी लोग बच्चों, क्लास को लाइक और शेयर ज़बरदस्त करते रहिए। आपका लाइक, शेयर और आपकी संख्या को देख करके ही मनोबल बढ़ा रहता है। इसमें क्या कह रहे हैं? ये पद्यांश क्या है? इसमें कह रहे हैं सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन मनोज। गांधी जी का एक पाठ है बापू के प्रति, ये उसी से लिया गया है। तो लेखक इसमें कवि महोदय कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो सुख का, वैभव का खोज करने के लिए आते हैं, लेकिन एक आप ऐसे थे जो सत्य की खोज करने के लिए आए, अर्थात सत्य को जानने के लिए आए। इस जग की मिट्टी के पुतले जन, मतलब इस संसार की जो मिट्टी के पुतले जन हैं, अर्थात मनुष्य हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं? केवल सुख वैभव खोजते हैं। लेकिन आप कैसे हैं? आत्मा के मन के मनोज, मतलब आप आत्मा के, आप मन के मनोज, मतलब कामदेव की पर्यायवाची, आप कामदेव हैं, कामदेव के रूप में हैं। अर्थात कामदेव का क्या होता है? सौंदर्य। तो आप आत्मा और मन के सौंदर्य के रूप में हैं। और क्या है? जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। क्या कहा? कि जड़ता, मतलब जो लोगों में जड़ बुद्धि थी, हिंसा की भावना थी, उसको क्या किया? स्पर्धा में भर दिया, अर्थात कंपटीशन में उसे बदल दिया। चेतना, अहिंसा, नम्रता के ओज लोगों में विकसित कर दिया।
और जो पशुता का पंकज था अर्थात मानवता लगभग समाप्त हो रही थी, उसमें उसको आपने क्या किया, मानवता के कमल के रूप में उसे विकसित कर दिया है। अब इसमें क्या कह रहे हैं बच्चों, का नंबर इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। भैया उपर्युक्त पद्यांश का आपसे संदर्भ पूछा जा रहा है, यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के बापू के प्रति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं, या मैंने हैं होना चाहिए, थोड़ा मिस हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, खा नंबर कह रहा है कि साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है। तो भैया अब पहले ही कहें, सुख भोग खोजने आते सब तुम आए करने सत्य खोज। तो साधारण मनुष्य क्या करता है, संसार में सुख भोग खोजता है, अर्थात वह अपने जीवन में सुख और आनंद की तलाश ही करता रहता है। फिर क्या कह रहे हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलो कर देते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या यह है कि आप आत्मा के मन के स्वामी हैं। किसके स्वामी हैं, तो आत्मा के स्वामी हैं, मन के स्वामी हैं, अर्थात आपकी चेतना और विचार आत्मा से प्रेरित हैं। चेतना और विचार कैसा है, तो आत्मा से अर्थात मन से प्रेरित है। फिर क्या कह रहे हैं, पशुता का पंकज से कवि का क्या अभिप्राय है। पशुता का पंकज से कवि का क्या अभिप्राय है। तो पशुता का पंकज से कवि का तात्पर्य है कि पहले मानवता पशुता की कीचड़ में फंसी हुई थी, अर्थात लोगों में जानवरों जैसा व्यवहार था, मानवता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, अर्थात मानवता की स्थिति बहुत ही हीन थी। फिर कह रहे हैं स्पर्धा और नम्र ओज शब्दों के अर्थ लिखिए। स्पर्धा और नम्र ओज शब्दों का अर्थ लिखिए। तो स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा यानी कि होड़, और नम्र ओज का अर्थ क्या है, विनम्रता और शक्ति का संगम, अर्थात नम्रता और तेज का तालमेल। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5वां का कह रहा है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार आप लोग हैंड रेज वाली इमोजी या स्माइल वाली इमोजी भेजिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में। 5वां का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितना होना चाहिए, 80 शब्द। कौन कौन है बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं और हरिशंकर परसाई जी हैं। इन में से वासुदेव शरण अग्रवाल और APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय हम लोग पहले देख चुके हैं, तो देखना किसका है, अब इसमें हम लोग हरिशंकर परसाई जी का देख लेते हैं। भैया हरिशंकर परसाई एक प्रसिद्ध हिंदी व्यंग्यकार और लेखक थे, मतलब ये व्यंग्यकार भी थे और साथ ही साथ लेखक थे, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला बहुत ही प्रसिद्ध है, वहाँ पर कुछ पुरापाषाणकालीन चित्र मिले हैं, इसलिए वो भी बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो वही कह रहे हैं कि वहाँ पर इनका कहाँ है, तो 1924 मतलब होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में पड़ता है, जहां उन्होंने हिंदी में MA किया। क्या किया, तो हिंदी में मास्टर डिग्री इन्होंने प्राप्त की। परसाई जी ने अपने लेखन कैरियर की शुरुआत अखबारों और पत्रिकाओं में लेख और व्यंग प्रकाशित करके की। मतलब सबसे पहले इन्होंने कहाँ से शुरू किया था, तो अखबार और पत्रिकाओं में इन्होंने अपना व्यंग और लेख प्रकाशित किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, प्रमुख रचनाओं में देखें तो हास्य व्यंग संग्रह में निठल्ले की डायरी, तब की बात और थी, पूछा गया तब की बात और थी, ये पूछा जाता है। वैष्णव की फिसलन, प्रेमचंद के फटे जूते, सदाचार का ताबीज, तब की बात और थी, सदाचार का ताबीज इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखना, और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इसके बाद में उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी, ये भी पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में कि किसकी रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर,
कहानी संग्रह में देखें तो इन्होंने लिखा हंसते हैं रोते हैं और भूत के पांव पीछे। भैया ये दोनों कहानियाँ बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। तो जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो जानते हैं आप लोग कि कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए उन प्रश्नों उन रचनाओं को आप लोग अच्छे से तैयार रखेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, अब इनका साहित्यिक परिचय में देखते हैं। परसाई जी की लेखन शैली सरल, अस्पष्ट और व्यंग्यात्मक थी, जो आम पाठकों को पसंद आती थी। उन्होंने व्यंग्य को एक साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1982 में उनकी कृति विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। इस रचना को भी याद रखना क्योंकि इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, विकलांग साहित्य श्रद्धा का दौर। हरिशंकर परसाई का निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुआ था, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अब देखते हैं खा नंबर में क्या कह रहा है। खा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो भैया इनका देखिए, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसमें हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी का भी देख चुके हैं, सुमित्रानंदन पंत का भी देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं अज्ञेय जी की जीवन परिचय। चलिए भैया उत्तर देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में कस्य कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। कहाँ कहाँ? कश्मीर में बीता, बिहार में बीता और मद्रास में अपने पिता के साथ इनका पूरा बचपन निकल गया। आपकी शिक्षा लाहौर और मद्रास में हुई। शिक्षा दीक्षा इनकी कहाँ हुई? तो लाहौर में और मद्रास में। बीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एमए अंग्रेजी में ये प्रविष्ट हुए, किंतु देश प्रेम की प्रेरणा से राजनैतिक आंदोलन में सम्मिलित हो गए। मतलब देश प्रेम की प्रेरणा जागी और राजनीतिक सम्मेलनों में ये जुड़ गए। परिणाम स्वरूप पढ़ाई छूट गई और सन 1930 ईस्वी में गिरफ्तार भी हो गए। अब गिरफ्तार हुए तो फिर क्या हुआ? 4 वर्ष जेल में और 2 वर्ष इन्हें नज़रबंद रहना पड़ा। नज़रबंद मतलब पब्लिकली नहीं आ सकते थे। तत्पश्चात आपने किसान आंदोलन में भाग लिया और सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका बात पत्रों का इन्होंने संपादन भी किया। कुछ समय आकाशवाणी में भी कार्य किया। सन 1946 से 1949 ईस्वी तक देश सेवा में लगे रहे। इसके पश्चात साप्ताहिक एक पत्रिका दिनमान का संपादन किया और कुछ समय नया प्रतीक नामक पत्र का संपादन कार्य भी इन्होंने किया। अज्ञेय जी ने अनेक देशों में यात्रा की, बहुत सारी देशों में इन्होंने यात्रा की। 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब देखते हैं हम लोग इनकी रचनाएं। तो रचनाएं क्या है बच्चों? रचनाओं में अज्ञेय जी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने सभी विधाओं में अपने मौलिक व्यक्तित्व को प्रकट किया है। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, समीक्षा, भ्रमण के वृत्तांत, अनुवाद और नाटक, ये सभी उन्होंने लिखा है। सभी चीज़ों को लिखा है। उनके काव्य ग्रंथ के नाम नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से? जैसे भग्नदूत है, चिंता है, इत्यलम है, हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, बावरा अहेरी। ध्यान रखिए, इसमें इत्यलम पूछी गई रचना है, हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार और इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, बावरा अहेरी। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के द्वारा पूछे गए हैं रचनाएं और इम्पॉर्टेंट भी हैं बच्चों। अगर इनकी रचनाओं में से पूछा जाएगा तो ये ज़रूर पूछे जाने के चांसेस हैं। इसके अतिरिक्त कहानी, नाटक, उपन्यास,
निबंध, समीक्षा आदि विविध विधाओं में भी आपने उच्च कोटि की रचनाएं की हैं, या गढ़ लिख गया है वो गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों से कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य देखते हैं। आलोच्य कहानी ध्रुव यात्रा का मूल उद्देश्य प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की विवेचना, प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की विवेचना एवं वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि श्रेयस्कर है, यही इसका लक्ष्य है। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी तत्वों की दृष्टि से एक सफल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसके बाद और देखते हैं बहादुर कहानी का। तो बहादुर कहानी का उद्देश्य भी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। बहादुर कहानी का उद्देश्य कह रहा है, कहानी निम्न मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र अंकित करती है। जो निम्न और मध्यम वर्गीय समाज है उसका एक मनोवैज्ञानिक चित्रण करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास रखता है भी सही। भाई आज के समाज में आदमी क्या करता है, झूठे प्रदर्शन पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है। उसमें वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन भी दिया है। कहानीकार का उद्देश्य है कि मानवीय सहानुभूति ही वर्ग भेद को मिटा सकती है। अब देखते हैं बच्चों अथवा में कह रहा है कि पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होनी चाहिए। क्लास को आप लोग शेयर करते रहिए। पंचलाइट कहानी का सारांश मैं लिखवा चुका हूँ, पहले आप लोगों को करवा चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर फिर से उसे आज नहीं लिए हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब कोई भी एक प्रश्न का एक खंड का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। का नंबर क्या कह रहा है कि त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण कीजिए। चलो देख लेते हैं त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण क्या कह रहा है। राजश्री का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है जो त्याग, सेवा और समर्पण की भावना से ओतप्रोत है। वह सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन है और उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चरित्र की प्रमुख विशेषता में क्या क्या है बच्चों, जैसे वह एक आदर्श नारी के रूप में है। तो राजश्री एक आदर्श राजकुमारी थी जिसने अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण सात्विकता और पवित्रता से व्यतीत किया। दूसरा क्या है, त्यागमयी। भैया राजश्री का जीवन त्याग की भावना से आलोकित है। भाई हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज का राज्य दिए जाने पर भी वह उसे स्वीकार नहीं करती, अर्थात भाई के लिए त्याग की भावना उसके अंदर जबरदस्त भरी हुई है। और क्या कह रहा है, और देखते हैं अगला हेडिंग है देश प्रेम। देश प्रेम में क्या कह रहा है बच्चों, देश प्रेम में आप लोगों से कह रहा है कि राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण, राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हर्ष के समझाने पर वह अपने वैधव्य का दुख झेलती हुई भी देश सेवा में लगी रहती है। करुणा की मूर्ति, अगला हेडिंग है करुणा की मूर्ति। राजश्री करुणा की साक्षात मूर्ति है। उसने अपने माता पिता की मृत्यु
और बड़े भाई की मृत्यु के अनेक दुख भी उसने झेला है। भाई उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह परेशान नहीं होती है। सुशिक्षिता, राजश्री सुशिक्षिता है, साथ ही वह शास्त्रों के ज्ञान से भी भली भांति परिचित है। आचार्य दिवाकर मित्र की आज्ञा का पालन। आचार्य दिवाकर मित्र की आज्ञा का पालन वह कैसे करती है? आचार्य दिवाकर मित्र संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए उसे मानव कल्याण के कार्य में लगने का उपदेश देते हैं, जिसे वह स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार राजश्री का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है, जो त्याग, सेवा और समर्पण की भावना से ओतप्रोत है। अथवा क्या कह रहा है बच्चों? अथवा कह रहा है कि त्यागपथी खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। पंचम सर्ग का लिखना है भैया। तो देखते हैं, पंचम सर्ग में राजश्री के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ का वर्णन है। राजश्री के पति गृहवर्मा की मृत्यु के बाद वह एक कठिन परिस्थिति में पड़ जाती है। उसके भाई हर्षवर्धन उसे समझाते हैं और उसे देश सेवा में लगने का आग्रह करते हैं। आचार्य दिवाकर मित्र भी राजश्री को संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए मानव कल्याण के कार्य में लगने का उपदेश देते हैं। राजश्री क्या करती है? उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लेती है और अपने जीवन को देश सेवा और लोक कल्याण के लिए समर्पित करने का निर्णय लेती है। इस सर्ग में राजश्री के चरित्र की दृढ़ता और त्याग की भावना का सुंदर चित्रण है। वह अपने व्यक्तिगत दुखों को भूलकर देश और समाज के लिए काम करने का संकल्प लेती है, जो उसके आदर्श नारी चरित्र को प्रकट करता है। अब देखिए, खा नंबर में कह रहा है, कोई एक लिखना था, हमने दोनों करवा दिया है। इसमें कह रहा है सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर रश्मिरथी है, मतलब रश्मिरथी खंड काव्य का कथानक शब्द लिखिए, या फिर रश्मिरथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला क्या कह रहा है? घा नंबर कह रहा है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर अंगा नंबर क्या कह रहा है? आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए। चा में कह रहा है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, या श्रवण कुमार खंड काव्य का कथानक संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद में अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है खंडका में कि खंडका में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ बता देते हैं ऐसे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। युवका मालवीय, मतलब युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मनांस अमोहयत, लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदः तम प्रांग विवाक पदवीम प्राप्य, इसलिए ये सरल हृदय वाले अपने उस प्रांग यानी विद्वान वक्ता का पदवी प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः, देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित हुए। तदनुसारम, उसके अनुसार अयम विविध परीक्षाम उत्तीर्ण, ये अनेकों परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्रांग विवाह कर्म कर्तुमारब्ध, मतलब इन्होंने उच्च न्यायालय में, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत करना शुरू कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि में अर्थात कानून का उच्च ज्ञान, मधुरालापेन
उदार व्यवहारेण मधुर बोली, और उदार व्यवहार से चा अयम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशांच सम्मान भाजनम भवत। ये जल्द ही मित्र और न्यायाधीशों के सम्मान के अधिकारी हुए। अब देखते हैं बच्चों, आप लोग संदर्भ और हिंदी अनुवाद का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम देखते हैं अथवा में। अथवा क्या कह रहा है? संस्कृत साहित्य से, तो इसका पहले संदर्भ सुन लीजिए। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के कौन सा, किससे है बच्चों? तो संस्कृत भाषाया महत्तम से लिया गया है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कविकुल गुरु कालिदासा, अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवया स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। मतलब संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। ये भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम, जिससे भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव मतलब गौरव, अखंडत्वम और अखंडता, सांस्कृति मेकत्वंच सांस्कृतिक एकता, संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्यन्ते, संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठतम है। तथा सुष्ठोक्तम, इसीलिए सूक्ति कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य भाषा गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी संस्कृत है। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए हिंदी अनुवाद का, और उसके बाद में चलते हैं इसके खा वाले खंड पर। खा वाला खंड क्या कह रहा है बच्चों? खा वाला कह रहा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो क्या है इसमें? कह रहे हैं ना मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। अर्थात मुझे उल्लू का अभिषेक अच्छा नहीं लगता। ना मे रोचते भद्रम उलूकस्याभिषेचनम, मुझे उल्लू का अभिषेक अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, बिना क्रोध के इसका मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्य, तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। और इसका हिंदी अनुवाद का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अथवा क्या कह रहा है? अथवा कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। तो संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंदों के गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार, पूर्यते घटा घड़ा भर जाता है। लगातार जल की बूंदों के गिरने से जिस प्रकार से घड़ा भर जाता है, सा हेतु उसी प्रकार से सभी प्रकार की विद्या, धर्म का और धन का संग्रह होता है, संचय होता है। अनुवाद का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अन्न जल पूरा हो जाना मतलब समय पूर्ण हो जाना। तो क्या कहेंगे? जब मोहन के दादाजी का अन्न जल पूरा हो गया तो वह इस दुनिया से चले गए। खा वाले में इसमें कह रहा है बच्चों, अपना ही राग अलापना अर्थात किसी और का ना सुनना। राहुल अपना ही राग अलापता रहता है अर्थात वो किसी और की बातों को नहीं सुनता है। गा नंबर क्या कह रहा है? दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। वाक्य प्रयोग में क्या है? जहाँ कहीं भी दाल में काला होता है मुझे कुछ एहसास पहले ही हो जाता है। और घा क्या कह रहा है?
घ नंबर कह रहा है सूरज को दीपक दिखाना, अर्थात अधिक प्रभावशाली के सामने अपना निम्न प्रभाव दिखाना। जैसे शुक्ला जी के सामने गणित का सवाल बताने का मतलब है सूरज को दीपक दिखाने जैसा। अब चलते हैं बच्चों 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अपठित गद्यांश होता है, 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। कह रहा है जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी। पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी। निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी भी प्रकार का भय या कष्ट ना हो। दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सकें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को ना डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है। अतः इनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। प्रश्न नंबर का क्या कह रहा है? सुखी होने का साथ और क्या होना प्रयत्न साध्य है? तो भैया सुखी होने के साथ निर्भय होना भी प्रयत्न साध्य होता है। खा नंबर क्या कह रहा है? निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है? तो निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित हैं। पहली तो है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो और दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस भी ना कर सकें। गा नंबर क्या कह रहा है? गा नंबर कह रहा है कि शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किनसे है? तो शील का संबंध उत्कृष्टशील से है, जबकि शक्ति और पुरुषार्थ का संबंध दूसरों के प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने से है। अब चलते हैं अगले पर। अथवा चाहे आप इस प्रश्न को करें या इसके पहले वाले पैसेज को करें, दोनों में से कोई एक आपको करना है। अथवा में देखते हैं ये पैसेज क्या कह रहा है बच्चों। तो ये पैसेज है कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि जैसे होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज़ हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी हुई है। और यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है, परंतु फिर भी वह हमें सुनाई नहीं पड़ती। पर ज्यों ही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, त्यों ही हमें बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन कार्य है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वह हमें इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, पर वह अनेक छोटे छोटे कार्यों की समष्टि होते हैं। अब प्रश्न इससे क्या कह रहा है? तो इससे पहला प्रश्न है कि हृदय की प्रत्येक धड़कन को क्या कहा गया है? तो हृदय की प्रत्येक धड़कन को कार्य कहा गया है, जैसा कि अभी ऊपर पैसेज में आपने पढ़ा है। फिर खा नंबर क्या कह रहा है बच्चों? छोटे छोटे कर्मों की समष्टि से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर में क्या है कि छोटे छोटे कर्मों की समष्टि से तात्पर्य है कि कई छोटे छोटे कार्यों के मिलने से एक बड़ा कार्य बनता है। कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए कभी सीधे सीधे वो बड़ा नहीं हो जाता, छोटे छोटे कार्यों को मिला करके बड़ा कार्य बन जाता है। जैसे कि समुद्र की लहरों का उदाहरण दिया गया है। अब इसके बाद में अगला आपसे कह रहा है कि इंद्रिय ग्राह्य और समष्टि शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। भाई इंद्रिय ग्राह्य और समष्टि शब्दों का अर्थ क्या है? तो इंद्रिय ग्राह्य का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। इंद्रिय ग्राह्य किसे कहते हैं? जो हमारी इंद्रियों के द्वारा
अनुभव किया जा सके, अर्थात जो हमें दिखाई दे या सुनाई दे। भाई इंद्रियां हमारे शरीर में कितनी हैं? तो 5 हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 इंद्रियां हैं। और इन पांचों के द्वारा जो हम महसूस कर सकें उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रिय ग्राह्य कहते हैं। और समष्टि का अर्थ क्या होता है? कई चीज़ों का समूह या संग्रह। समष्टि का अर्थ होता है कई चीज़ों का समूह या संग्रह, जैसे कि कई छोटे छोटे कार्यों का एक बड़ा कार्य बनना, तो उसे हम क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। और प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मतलब सही अर्थ क्या है जो शब्द युग्म दिया गया है। तो बच्चों जो शब्द युग्म दिया गया है इसका सही अर्थ देखते हैं कि क्या है। तो इसमें जो आपका पहला है, पहला नंबर जो इसमें है वो क्या है? पहला नंबर इसमें है अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट और अनिष्ट, तो क्या होगा? बुरा और निष्ठा रहित, या दूरस्थ और अविचल, या फिर अनंत और अंतिम, या अतिरिक्त और कठोर। तो अगर देखा जाए तो अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, और अनिष्ट मतलब जिसके अंदर निष्ठा ना हो, अर्थात आ वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें दूसरे में कह रहा है मात्र और मातृ, दोनों में क्या अंतर है? तो मंत्र और मान्य होगा, या केवल और माता होगा, या मलिन और मृदु होगा, या फिर मैत्री और मुग्ध होगा। तो मात्र और मातृ में मात्र का अर्थ होता है केवल और मातृ का अर्थ होता है माता। अब देखते हैं खा नंबर। खा नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। मतलब किसी भी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए, जिसमें क्या है? तात। तात का मतलब क्या होता है? तो पहला है तात। तात का मतलब पिता भी होता है और तात का मतलब प्रिय भी होता है। इसके बाद में सुरभि। सुरभि का मतलब गाय भी होता है, और सुरभि का मतलब सुगंध भी होता है। तो गाय और सुगंध इसका हो गया। फिर तीसरा शब्द है शिखा। तो शिखा का मतलब चोटी, और शिखा का मतलब ज्योति, यानी चोटी और ज्योति, अर्थात जो दीपक जलाते हैं और उसकी लौ निकलती है उसे भी शिखा ही कहा जाता है। इसके बाद में मधु। तो मधु का मतलब वसंत ऋतु भी होता है। मधुमास मतलब वसंत ऋतु का मास, और मीठा भी होता है। तो मधु का मतलब वसंत और मीठा हो गया। अब देखते हैं गा नंबर पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्यांश दिया गया है और इसके लिए एक शब्द है, कोई एक शब्द है, उसका आपको चयन करना है। तो क्या कह रहा है? जो कम बोलता हो। क्या कहा गया? जो कम बोलता हो। तो उसको क्या कहेंगे? अंशवादी कहेंगे, या मितभाषी कहेंगे, या बातूनी कहेंगे, या विवादी कहेंगे। तो बच्चों विवादी वो होता है जो झगड़ा करता है और झगड़े में अधिक बोलता है। बातूनी जो बहुत ज़्यादा बात करने वाला हो। अंशवादी मतलब ये भी नहीं कहेंगे, अंशवादी मतलब जो वाद विवाद करने वाला हो किसी अंश के लिए। लेकिन मितभाषी जो बहुत कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। इसके बाद में इसमें दूसरा नंबर कह रहा है जो बूढ़ा ना हो। जो बूढ़ा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं, या अजर कहते हैं, या फिर अनंत कहते हैं, या अनश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो बूढ़ा नहीं होता है, देखिए अमर जो कभी मरे ना, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, अनश्वर जिसको कभी नाश ना हो, और अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। तो बा वाला विकल्प इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका घा नंबर। घा नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कोई मतलब ये इन वाक्यों में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हैं, गलतियाँ हैं, उनको शुद्ध करके आपको लिखना है। जैसे कहा गया मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ। तो भैया अनेकों बार नहीं, अनेक बार, क्योंकि अनेकों शब्द अनेक शब्द पहले से ही बहुवचन है, तो वहाँ पर अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनरली लोग बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं? अनेकों कर देते हैं, जो कि होना क्या चाहिए? अनेक। तो क्या हो जाएगा? मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। फिर इसमें और क्या कह रहा है?
सीता ने पुस्तक लिखा। अब देखो सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन इसके अनुसार कर्तवाच्य है तो इसके अनुसार क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो वही आपको कर देना है, सीता ने पुस्तक लिखी। इसके बाद में कह रहा है गमला मेज में रखा है। तो मेज में नहीं है, मेज पर है भैया। गमला कहाँ है? मेज पर रखा है। तो इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा। और इसमें कह रहा है मैं महेश को पढ़ाया हूँ। तो पढ़ाया हूँ नहीं, मैं महेश को पढ़ा चुका हूँ। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट हुआ। एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए। 12 नंबर क्या कह रहा है? तो 12 के का में कह रहा है कि करुण रस अथवा शांत रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। मतलब अस्थाई भाव बताना है, उदाहरण लिखना है और परिभाषा लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं। जब आश्रय के हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस को प्राप्त होता है। क्या कहा? कि जब आश्रय के हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये जब श्रवण कुमार को शब्दवेदी बाण महाराज दशरथ का लग जाता है, उस समय का ये वृत्तांत है कि उनकी माता जी ठीक वैसे ही अपने सिर को पटक रही थी जैसे कोई सांप अपने मणि को खोने के बाद अपना फन पटकता है, और प्रभु से कहती हैं कि हे जगत के ईश्वर, हे प्रभु, आपने मेरे साथ ये कैसा न्याय किया है? मुझे अंधी बना दिया और मेरा जो इकलौता सहारा था, एकमात्र सहारा था, उसे भी आपने छीन लिया है। ये आपका कैसा न्याय है? इसके बाद में देखते हैं बच्चों, खा नंबर क्या कह रहा है? तो खा नंबर कह रहा है अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। मतलब अनुप्रास का या फिर उत्प्रेक्षा का लक्षण भी लिखना है और साथ ही साथ उदाहरण भी लिखना है। तो चलिए बता देते हैं कि क्या होता है अनुप्रास का। अनुप्रास की परिभाषा है कि अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। वर्ण मतलब अक्षर, यानी एक ही अक्षर की अगर आवृत्ति हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मधुर मधुर नयन कमलारे। अब इसमें देखिए माँ अक्षर की आवृत्ति कई बार हुई है, माँ अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ मधुर मधुर, मुस्कान में भी, मनोहर में भी, फिर मधुर मधुर और कमलारे में भी, यानी माँ अक्षर की आवृत्ति, माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर होगा आपका अनुप्रास। अब इसके बाद में कह रहा है चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। मतलब चौपाई या दोहा में से किसी एक का लक्षण लिखना है और साथ ही साथ क्या करना है? तो उदाहरण भी लिख देना है। चलिए चौपाई क्या है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? तो सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। या फिर आप लिख सकते हैं कुछ और में, जैसे हनुमान चालीसा का मैंने आपको बताया था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का चौपाई छंद हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 कह रहा है बच्चों कि बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए। मतलब जो बैंक प्रबंधक महोदय हैं उन्हें शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में क्या करना है? तो एक पत्र लिख देना है। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले पत्र जब लिखेंगे तो इधर आप अपना पता लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे? अपना पता 222 इंद्रलोक कॉलोनी, गोंडा, उत्तर प्रदेश। दिनांक क्या है? 15/10/2025। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपका एकदम से एग्जैक्ट पता हो, अर्थात सही पता हो, ये कोई अनिवार्य नहीं है। अब इधर आप किसको लिख रहे हैं ये चीज़ लिखेंगे। सेवा में शाखा प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक गोंडा। अब है क्या भैया, विषय क्या है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में, विषय में क्या है, शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में। अब देखिए, महोदय, महोदय या महोदया, मैं आपके बैंक में शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। तो भैया शिक्षा ऋण के लिए क्या है, मैं डीएड कोर्स करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में प्रवेश किया है। यहाँ बीएड में लिख रहा था, यानी शिक्षा में स्नातक, और लिख क्या गया है, डीएड लिख गया है। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन भी होता है। तो मान लीजिए हम डिप्लोमा इन एजुकेशन कोर्स करना चाहते हैं। इस कोर्स की फीस और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए मुझे ऋण की आवश्यकता है। मतलब खर्चा जो इसके आ रहे हैं कोर्स का, उसे पूरा करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है, कर्जे की आवश्यकता है। मैं आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र संलग्न कर रहा हूँ। भाई जो आवेदन पत्र दे रहा हूँ इसमें जो आवश्यक दस्तावेज हैं उन्हें भी मैं कर रहा हूँ। कृपया मेरे आवेदन पर विचार करें और मुझे जल्द से जल्द सूचित करें। आप बता दीजिए कि हाँ मेरा ऋण पास हो गया है, धन्यवाद। उसके बाद में आपका विश्वासी आबासा नाम नहीं लिखना है, ये आप जानते ही हैं। अथवा क्या करना है, अथवा किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पर्यटन स्थल मतलब आप मान लीजिए कहीं घूमने गए थे, विजिट पर गए थे, और वहाँ के उस स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 14, तो उसमें अथवा वाला आप लोग करेंगे, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग सूचित करेंगे, अगले पेपर में आप लोगों को करवाया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में आप किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण का महत्व। भाई पर्यावरण संरक्षण का महत्व क्या है, या फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, या फिर वर्तमान समय में नारी शिक्षा की क्या स्थिति है, या साहित्य और समाज का संबंध। तो साहित्य और समाज हमने लिखा ही दिया था, पर्यावरण भी लिखा दिए हैं, और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण आज के समय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे जीवन का हर पहलू पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, और इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। भाई बिना पर्यावरण से जुड़े हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के कई महत्व हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। तो जो महत्व हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे पहला महत्व क्या है, जीवन की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण से हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। सही भी है, हम अपने जीवन को तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब पर्यावरण का हम संरक्षण करेंगे, अन्यथा हम अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हमारे स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालती हैं। पर्यावरण संरक्षण से हम इन समस्याओं को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद में अगला क्या कह रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्या है, पर्यावरण संरक्षण से हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जल, वायु और मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण से भाई हम इन सब प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण कर सकते हैं, और ये संसाधन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं। भाई पानी कहा जाता है जल ही जीवन है। वायु, अगर वायु प्रदूषित हो जाए या वायु ना हो तो जीवन संभव ही नहीं है। मिट्टी, मिट्टी अगर हमारी सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमें खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाएंगे, और इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी भी है। फिर क्या कह रहा है, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता क्या है, मतलब एक क्षेत्र में पाई जाने वाली
विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां ही जैव विविधता हैं। तो क्या कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण से हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर एक ही प्रजाति के जीव हों तो फिर बहुत सारी समस्याएं होंगी। जैव विविधता के संरक्षण से हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रख सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित भी रख सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, आर्थिक विकास। पर्यावरण संरक्षण से हम आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है और नए अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण से हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और अपने लोगों के जीवन को बेहतर भी बना सकते हैं। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें कई कदम उठाने होंगे। भैया ऐसे तो पर्यावरण संरक्षण होगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो क्या करना है, जैसे हमें ऊर्जा की बचत करना है। आप लोग देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लाइट है तो पंखा चल रहा है, बिजली बल्ब जल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं फिर भी चल रहा है। तो उसका हमें ऊर्जा का संरक्षण करना होगा, हमें ऊर्जा की बचत करनी होगी, जैसे कि बिजली की बचत करना और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना होगा जो ऐसे ऊर्जा का कम खपत करें। इसके बाद में जल का संरक्षण करना, हमें जल का संरक्षण करना होगा, जैसे कि जल का बचत करना और जल प्रदूषण को कम करना। होता क्या है, पानी आ रहा है, उसके टैप खुला हुआ है, पानी गिर रहा है फालतू में, तो हमें उसका भी संरक्षण करना है कि बेकार में जल की एक भी बूंद न जाने पाए और जल प्रदूषित ना हो, ये भी हमें उपाय करना होगा। फिर क्या है, प्रदूषण को कम करना है, हमें प्रदूषण को कम करना होगा, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करना ही पड़ेगा। पेड़ पौधे लगाना, हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे जो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाते हैं। इसके बाद में जैव विविधता का संरक्षण करना होगा, हमें जैव विविधता का संरक्षण करना होगा, जैसे कि वन्य जीवों का संरक्षण करना और उनके आवासों का संरक्षण करना। अब क्या कह रहे हैं बच्चों कि हमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझना होगा और इसके लिए काम करना होगा ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। अब हम लोग पूरा ये मॉडल पेपर आज का हम लोगों ने देखा और अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना आप लोग ना भूलिए, जिससे आपको समस्त क्लासेस मिलती रहें। और इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका एक एक सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में कक्षा 10 की हिंदी के मॉडल पेपर के साथ। आप लोगों को पता है एक दिन क्लास 10th का चलता है, एक दिन क्लास 12th का चलता है और इस दोनों में एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश ऐसे अल्टरनेट करके चलता है। तो कल फिर शाम को इसी समय मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।